ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारेख द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला इटावा घराने का सितार वादन की तीसरी कड़ी। आज हम सितार की स्टाइल्स के बारे में, शैली के बारे में आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि बन तो गया साज, कैसे बन गया, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे हुआ, वो वगैरह भी बता दिया। अब वो कैसे बजा, उसके बारे में सोचना समझना जरूरी हो जाता है। एक बात मैं कल आपको बोलना भूल गया, उसमें ये कि साज जो बना उसमें जो तार लगे, उसमें करते करते तरब के तार लगने लगे। अब ये आप पूछेंगे कि तरब क्या चीज होती है। तरब का मतलब होता है ऐसे तार के जो मेन मेलोडी जो है, जो हम बजाते हैं बाज के तार के ऊपर, उसको सपोर्ट करे, उसको सिंपथाइज करे, उसको एक मदद मिले, इसको एक झनकार और मिले, उसके लिए जो नए तार जो जोड़े गए उसको तरब कहते हैं। और वो जो पर्दे सितार के होते हैं उसके ऊपर तो सब बाज के जोड़ी के तार वगैरह लगते हैं, और तरब के तार पर्दे की नीचे लगते हैं, दांड के ऊपर, और जो ब्रिज है तबले के ऊपर उसके भी नीचे से जाते हैं। एक छोटा सा नया ब्रिज लगा दिया। तो तरब के 11 तार होते हैं, कई दफा 13 तार होते हैं, और उसकी जो मिलावट है, जो रागों में जो स्वर लगते हैं, जो स्वर लगते हैं, उसको मिलाकर के, जैसे कि तार भोपाली है तो उसमें ऋषभ गंधार शुद्ध, पंचम धैवत शुद्ध सा मिलते हैं, तो उसी मुताबिक हम तार को भी मिलाएंगे तरब के तार में। ये कहने के बाद हम कैसे सितार की शैली के बारे में अब शुरू कर दे बात करना। बीन या वीणा वो सबसे पुराना या तो पेरेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको कहेंगे हम, वो था। हमारे वहां बहुत किस्म की वीणाएं थी। ये जमाने में जो भी तंत्र का बाजा था वो सबको वीणा ही कहते थे। तानपुरा भी एक जमाने में वीणा ही कहलाती थी। एक तंत्री, जैसे मैंने पहले बताया था, ती तंत्री, विपंची, चित्रा, किन्नरी, काफी किस्म की वीणाएं थी। अभी उसमें से ती तंत्री वीणा जो थी उसके ऊपर से सितार बना, वो बारे में भी बात कर ली। लेकिन जो उसकी स्टाइल और शैली जो बजाने की थी वो भी नेचुरली वीणा की, और बीन जिसको हम बाद में कहने लगे, उसके ऊपर ही निर्भर थी, उसी के मुताबिक चलती थी शुरुआत में। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्रुपद अंक की जो शैली थी वही 18वीं सेंचुरी तक चलती आई। ये लोगों का कहना है कि ख्याल अमीर खुसरो ने इजाद किया, ये भी मान्यता आज लोग ने खंडन ही कर दिए, इस तरीके से कह सकते हैं हम, वो भी लोग नहीं मानते हैं। ख्याल की शैली जैसे सितार भी 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। कहा जाता है कि नियामत खां या तो सदारंग, उन्होंने ही ख्याल की शैली बनाई, और ज्यादा सुल्तान शर्की के जमाने में उसको बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन ये कहना जरूरी होगा कि सितार की शैली भी पहले बीन की शैली के ऊपर से ही बनी। तो शुरुआत में सितार जो बजाया गया वो एक पूरक साज के हिसाब से बनाया गया। वो कहते हैं, हमने पढ़ा ही ऐसा, कि शुरुआत में सितार को बहुत नीची कक्षा का साज समझा गया, और उसका दर्जा एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट नहीं समझा करके एक अकॉम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो भी कव्वाली या लाइट म्यूजिक जो गाया जाता था। लेकिन उस जमाने में कव्वाली बड़े भक्ति के गीत जो गाते थे, उसमें जहां जहां न्यास स्वर के ऊपर गायक जो रुकता था, तो वो गैप फिल करने के लिए सितार का इस्तेमाल किया जाता था, वैसा कहते हैं। जैसे कि हम गंधार पे रुक गए, तो गंधार के ऊपर हमने सितार को बोलों से इस तरीके से पूरा किया, जैसे गंधार पे रुके।
अब ऊपर करके पंचम पे गए तो पंचम पे जरा वेट हुआ न्यास स्वर पे, तो फिर कैसे वो पूरक हुआ? तो इस तरीके से जहां भी गायक रुकता था उसको जगह पूरने के लिए सितार का यूज किया गया। ऐसा कहते हैं कि वो पूरक बाज एक तरीके से कहा जाए तो शुरुआत सितार की इस तरीके से अकॉम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से हुई। उसके बाद सोलो इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कहते हैं मसीद खां साहब के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा, मसीद खां भी दिल्ली में ही थे और उनके लड़के कह लीजिए, कोई ग्रैंडसन कह लीजिए, गुलाम रजा खां करके जो थे, वो भी उन्होंने भी सितार की गतें वगैरह बहुत बनाई। और जितनी विलंबित गत है उसको मसीद खानी गत कहते हैं, दुरत की गतें को रजा खानी गत कहते हैं, वो तो सब लोगों को मालूम है। लेकिन शुरुआत में जो सोलो इंस्ट्रूमेंट बना उसमें छोटी छोटी गतें बजने लगी। कि शुरुआत में जो गतें बजी सितार के ऊपर वो मसीद खानी विलंबित मतलब स्लो लय में बजी, वो तो सही है, लेकिन आजकल की जो मसीद खानी जितनी स्लो लय में बजती है इतनी स्लो लय में शुरुआत में नहीं बजती थी। वो इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ तक लेफ्ट हैंड जो सितार का मेलोडी बनाता है वो कब्जे में नहीं आ गया, बैलेंस में नहीं आ गया, वहाँ तक बहुत स्लो बजाना गत या कोई भी आलाप वगैरह बहुत मुश्किल होता है। आजकल के ज़माने में जो गतें हम मध्य लय में बजाते हैं उससे जरा कम लय में ये गत बजती थी। और आपको एक भोपाली की गत हम सुनाए जो बड़ी मशहूर है और उस्ताद बरकतुल्लाह खां साहब ने एक रिकॉर्ड भी उसकी दी है जो कई लोगों ने सुनी होगी। तो सुनिए एक भोपाली की जरा सी उभरी हुई विलंबित लय में एक गत। भोपाली की गत जो है देखो, आपने देखा होगा कि इतनी विलंबित में नहीं कि जो आजकल हम बजाते हैं। खैर, तो उससे अब हम आगे चले तो देखते हैं कि गत के साथ थोड़ा बहुत उसको दिलचस्प बनाने के लिए छोटे छोटे फिक्रे ऐड करते गए। वो मतलब कि लेफ्ट हैंड थोड़ा बहुत पहले से ज़्यादा चलने लगा। जैसे आपको गत की जो मुखड़ा है वो पहले सुना दे, आपको खाली गत का मुखड़ा सुनिए और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी कैसे पैदा करी वो देखिए। छोटे छोटे बोल, छोटे छोटे फिक्रे उसके अंदर ऐड करते गए और धीरे 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 ये ज़्यादा मैच्योर गतें बजने लगी। उसके साथ साथ छोटी छोटी मीड ऐड किया, उसके साथ मुर्किया ऐड किया, उसके साथ जो पूरी मेलोडिक मूवमेंट थी उसको बड़ी डेकोरेटिव बना करके धीरे धीरे बजने लगा। अब वो सब डेमोन्स्ट्रेट करने जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैं इतना कहूँगा कि दो किस्म की गतें बजती थी। एक मसीद खानी गत जो मैंने पहले बताया वो स्लो लय में, विलंबित लय में बजती थी, और दूसरी गुलाम रजा खान ने जो बनाई और रजा खानी गतें वो दुरत में बजती थी। अब मसीद खानी जो गतें बनी और वो द्रुपद अंक के ऊपर से बनी, ऐसा हम जो पहले कह गए हैं,
और जो गुलाम रजा खान ने दुरदगतें जो बनाई, वो ऐसा एक मान्यता है कि लखनऊ के दरबार में काफ़ी मध्यलय की ठुमरियाँ गाते थे, बजाते थे, और ख़ास करके कथक नृत्य के साथ ये छोटी छोटी मध्यलय की जो ठुमरियाँ बजती थी और गवाती थी, वो उसके ऊपर से ये रजा खानी गतें बनी। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जितनी दुरदगत है वो तो सभी रजा खानी कहलाएगी, वैसा तो नहीं कहना चाहिए। रजा खानी गतें दुरत में बजती है, ये बात सही है, लेकिन हर एक दुरदगत रजा खानी गत है, वैसा मैं नहीं मानता हूँ। रजा खानी गत के बोल भी बने हुए हैं, जैसे मसीद खानी गत के बोल बने हुए हैं, इसी तरीके से रजा खानी गत के बोल भी बने हुए हैं। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, उस्ताद लोग, कि 2-3 किस्म के रजा खानी गत के बोलो है, लेकिन जहाँ तक मेलोडिक कंटेंट है उसके अंदर, वो पूरा ठुमरी के ऊपर, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ठुमरी के राग है, काफ़ी, खमाज, तिलक कामोद, भैरवी, पीलू, ये जो रागे हैं उसी में ज़्यादातर रजा खानी गतें शुरुआत में बनी, और बाद में जितनी भी दुरदगत बजाए तो सभी हमने उसको रजा खानी गत कह ली। वो मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। पंडित रविशंकर जी ने दुरदगतें बनाई है अपनी शैली में, बड़ी खूबसूरत गतें बनी है। विलायत खान साहब ने अपने रंग में अपने तरीके से जो गतें बनाई है वो भी बड़ी खूबसूरत गायकी अंग में बनी है। जो ज़्यादातर हम आज कहते हैं कि भाई दुरत में जो तराना गाते हैं उसके ऊपर से हम दुरत की गत काफ़ी बनाई है सितार में। तो ये सब गतों को रजा खानी गत कहना सिर्फ इसलिए कि वो दुरत में बजती है, वो तो सही नहीं होगा। जो मध्यलय की ठुमरियों के ऊपर से जो गतें बनी रजा खानी, वो उसको तो हम मानेंगे। और इनायत खान साहब की, इमदाद खान साहब की जो रिकॉर्ड्स है, जो जिसमें उन्होंने खमाज बजाया है, पीलू बजाया है, काफ़ी बजाया है वगैरह, वो सभी दुरत के अंदर रजा खानी गत में है। तो ये अलग अलग किस्म की गतें बजने लगी। जो सितार की शैली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, उसके अंदर आलाप का काफ़ी हिस्सा बढ़ गया, और आज जाकर के सितार एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बन गया। और जो राग हम पेश करते हैं, तो पूरा आलाप, जिसके अंदर हम आलाप, जोड़, मध्यजोड़, अतिजोड़ वगैरह में प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद विलंबित गत, उसके बाद द्रुतगत और झाला, जिसके बीच में हम काफ़ी ताने, ऐसा मेरा मानना है कि 6 किस्म की ताने हैं, और हर एक किस्म के तानों में 6 प्रकार है। वो सभी अलग अलग अंग की ताने भी जैसे गायकी अंग से आई है कि कई तंत अंग से आई है, सब तान बजा करके पूरा राग हम संपूर्ण तरीके से पेश करते हैं। तो इस वजह से साज आज, जहाँ तक शैली का सवाल है, जहाँ तक स्टाइल का सवाल है, बहुत कंप्लीट एक साज बन गया है। और पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का राग का जो प्रदर्शन हम आप सितार के ऊपर करते हैं, वो बड़ा दिलचस्प होता है। आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। इटावा घराने का सितार वादन आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारेख ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-da-da